Hello students, today we are going to start the first chapter of our social science, that is a rise of the British rule in India. In first we are going with the introduction. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, कल्चर एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस. अब पुराने ज़माने से ही हमारे इंडिया क्या एंजॉय करे तो इनकम्पैरेबल पोजीशन, मतलब किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, वैसी पोजीशन हमारी इंडिया की थी. किसकी वजह से? तो ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक, कल्चर एंड द रिलीजियस इनहेरिटेंस. ये तीन चीज़ों की वजह से हमारा इंडिया क्या रहा है, हमेशा से इनकम्पैरेबल रहा है. मतलब हम किसी के साथ भी, मतलब हमारे कंट्री के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from the different nation of the world came to India. अब हमारी जो economical prosperity थी, as we know that India is known as a golden bird, okay? उसकी वजह से, और हमारा जो cultural inheritance है, मतलब हमारी जो संस्कृति है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, उसकी वजह से क्या हुआ, तो people from different nation of the world came to India. मतलब जो अलग अलग कंट्री के वर्ल्ड के पीपल थे वो कहाँ पर आए, तो इंडिया में आए. देयर वेर लॉट ऑफ अ डिमांड ऑफ थिंग्स इन द यूरोपियन कंट्री. अब हमारी इंडियन ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी यूरोपियन कंट्री में बहुत डिमांड थी. तो व्हाट आर दिस द थिंग्स दैट हैव अ सो मच डिमांड इन द यूरोपियन कंट्री? सो दिस आर इंडियन स्पाइसेस, मतलब हमारे जो इंडियन मसाले होते थे उसकी यूरोपियन कंट्री में बहुत डिमांड थी. Then second, muslin and the silk cloth. This is the type of the cloth and the indigo. ये तीन चीज़ों की हमारे जो इंडियन थिंग्स है, ये हमारी इंडियन प्रोडक्ट है, उसकी यूरोपियन कंट्री में क्या थी, बहुत डिमांड थी. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड द सी रूट. अब इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था, दैट मीन्स जो बिजनेस होता था, वो कैसे होता था, तो थ्रू अ लैंड रूट एंड द सी रूट, मतलब ज़मीनी रास्ते से और दरियाई रास्ते से. एट द सेंटर ऑफ दिस रूट वॉज इस्तानबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की. ओके, अब ये जो इंडिया और इंग्लैंड का जो रास्ता था उसमें बीच में कौन आता था, तो इस्तानबुल आता था. After the conquer of Constantinople in 1453 AD by the Turkish Muslims. अब क्या हुआ, इस्तानबुल का पहले नाम था, अभी हम उसे इस्तानबुल बोलते हैं, लेकिन पहले उसका नाम क्या था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके, अब कॉन्स्टेंटिनोपल को किसने जीत लिया, तो तुर्कीज मुस्लिम ने जीत लिया. कब, तो कि 1453 एडी में. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब तुर्कीज मुस्लिम ने इस्तानबुल को जीत लिया, उसके बाद क्या हुआ, द सी रूट थ्रू अ कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तानबुल वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियन. अब सी रूट था, ओके, कहीं सी रूट और लैंड रूट दोनों बीच में आता ही था इस्तानबुल. तो जो टर्कीज मुस्लिम थे उन्होंने क्या कर दिया, वो रास्ता बंद कर दिया. मतलब इफ़ दे आर डिमांडिंग द मनी कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो पैसे पे करने पड़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. ओके, तो क्लोज फॉर द यूरोपियन, उन्होंने क्या कर दिया, वो सी रूट को और लैंड रूट दोनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस. अब वो जो स्पाइसेस खरीदते थे इंडिया के लिए, तो वो क्या, उसके बिना उनके लिए रहना क्या था, बहुत टफ था. मतलब दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द स्पाइसेस. द यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट. इसलिए अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उनके पास सिर्फ क्या रास्ता था कि दे हैव टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट. टू वेयर, टू इंडिया, टू गेट द इंडियन स्पाइसेस. सो एन एरा ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवर बिगेन. तो यहाँ से किसकी शुरुआत हुई, तो जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट हुई. दैट कौन सा सी रूट कहाँ जाता है, कहाँ से कौन सी कंट्री पे हम लोग सी रूट के थ्रू पहुँच सकते हैं या लैंड रूट के थ्रू पहुँच सकते हैं. तो यहाँ से किसका एरा स्टार्ट हुआ, तो जोग्राफिकल डिस्कवर करने की शुरुआत हुई कि फ्रॉम यूरोपियन से अगर इंडिया आना है तो हमें कौन से रास्ते से हमें जाना है. सो दिस एरा बिगन आफ्टर Turkey people stop the way from Europe to India. Okay, so that the era of geographical discoveries begin. नाउ डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया. अब इंडिया का जो सी रूट था उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और किसने एक्चुअल हमारे इंडियन सी रूट डिस्कवर किया.
With the inspiration, encouragement, and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover a new sea route. अब शुरुआत कहाँ से हुई तो भाई पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी उसने क्या किया तो लोगों को इंस्पायर किया, एनकरेज किया और उनको इकोनॉमिकली हेल्प की, मतलब उनको पैसे दिए और क्या बोला कि भाई आप इंडिया का सी रूट ढूंढ दो. सो दे इंस्पायर, दे एनकरेज, दे गेट द इकोनॉमिक हेल्प. इसके बाद क्या हुआ तो सम ब्रेव पीपल बिगन एफर्ट टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट. इसके कारण उनको जो इंस्पिरेशन मिली, एनकरेजमेंट मिला, उसके कारण कई ब्रेव पीपल ने क्या शुरुआत की तो कि भाई सी रूट ढूंढने की शुरुआत की. मैनी ग्रेट मैन ट्राई टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया. अब बहुत सारे ऐसे ग्रेट पीपल थे, ग्रेट मैन थे कि जिन्होंने इंडिया के सी रूट को ढूंढने की कोशिश की. बार्थोलोम्यू डायस वो डिस्कवर द कैप ऑफ अ गुड होप. अब बार्थोलोम्यू डायस ने क्या डिस्कवर किया तो कैप ऑफ द गुड होप. इट इज़ नॉट इंडिया बट उन्होंने एक जगह ढूंढी थी दैट इज़ नाउ इट इज़ द इन अ साउथ अफ्रीका एंड टुडे इट इज़ नोन एज द कैप टाउन, राइट. सो दैट प्लेस ही डिस्कवर द कैप ऑफ द गुड होप बट इट इज़ नॉट द इंडिया. विद द इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन. अब आगे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा तो पोर्टुगीज किंग हेनरी. ओके, अब यहाँ पे विद द इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द किंग ऑफ द स्पेन, मतलब स्पेन का जो राजा था उसने क्या किया तो इकोनॉमिक हेल्प की. क्रिस्टोफर कोलंबस बिगन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट. अब इसको जो स्पेन के राजा से जो उसको हेल्प मिली इकोनॉमिक हेल्प से, उसके कारण क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी शुरुआत की तो उसने अपना एडवेंचर शुरू किया और एंड ही ट्राई टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट, और उसने अपना सी रूट ढूंढने का एडवेंचर स्टार्ट किया. इन 1492 विच अगेन केम टू अ स्टॉप एट एन आइलैंड. अब वो कहाँ पे जाके रुका तो 1492 में, और वो भी कहाँ पे पहुँचा एक आइलैंड पे पहुँचा प्रेजेंटली नोन एज अ वेस्ट इंडीज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशन. अब वो जिस आइलैंड पे पहुँचा था वो आइलैंड कहाँ था तो वो वेस्ट इंडीज़, आज का जो वेस्ट इंडीज़ है वहाँ की ये प्लेस है एंड वो कहाँ पर है तो अटलांटिक ओशन में. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route of India. अब वो था वेस्ट इंडीज़, राइट, लेकिन वो जब तक मरा तब तक उसने यही माना कि भाई मैंने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द सी रूट टू इंडिया और इट इज़ नॉट द इंडिया. सो ही हैड एक्चुअली डिस्कवर अ न्यू लैंड, बट उसने एक न्यू लैंड ढूंढा था. हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने एक नया आइलैंड ढूंढ दिया या एक लैंड ढूंढ दिया, बट उसने इंडिया का लैंड ढूंढा नहीं था. बिगिन टू द नोन एज द अमेरिका सिंस हिज क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाई अमेरिगो वेस्पिशियस. अब ये क्लैरिफाई किसने किया तो अमेरिगो ने इसे क्लैरिफाई किया, और उसके क्लैरिफाई करने के बाद उस प्लेस का नाम क्या पड़ा तो अमेरिका, क्योंकि उसने क्लैरिफाई किया कि दिस इज़ नॉट द इंडिया, दिस इज़ नॉट द इंडिया. सो उसने जब क्लैरिफाई किया कि ये जो लैंड है वो इंडिया नहीं है, उसके क्लैरिफिकेशन के बाद ये प्लेस किस नाम से जानी गई अमेरिका. सो दिस इज़ द अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस एंड द प्लेस ही डिस्कवर दैट इज़ वेस्ट इंडीज़ एंड लेटर नॉन इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमेरिका. ओके, अब कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, फिर बार्थोलोम्यू डायस ने की, सबने कोशिश की, लेकिन इन सारी कोशिश में कामयाब कौन हुआ तो द पोर्टुगीज सेलर वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 AD. नाउ फाइनली द पोर्टुगीज सेलर Vasco da Gama became successful in discovering the sea route of India in which year in 1498 AD. He reached Calicut in the western coast of India with the help of the Indian sailor. वो एक इंडियन सेलर की हेल्प से कहाँ पे पहुँचा तो कलिकट पहुँचा and it is in the western coast of India. He was welcomed by the king Zomarian. अब उसका वेलकम किसने किया तो किंग जोमेरिन ने. ही वॉज अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देर. अब उसको वहाँ पे अलाउ किया गया, तो क्या किसकी उसको परमिशन दी गई टू डू अ बिजनेस ओवर देर. दस दैट इज़ अ कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड. अब ये जो एक राजा ने एक सेलर का जो स्वागत किया था, वेलकम किया था, इस इवेंट को पूरे वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना गया है. वाई एज दिस ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियन टू केम टू इंडिया. क्योंकि इस इवेंट के कारण क्या हुआ, जो अदर यूरोपियन पीपल थे उनको उनके लिए दरवाजे खुल गए.
that they can came in India and do the business, right? So this event was considered to be the most important event in the world, because due to this event there is a open the door for the European to came to India. इसके कारण जो यूरोपियन थे जिनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे ट्रेड करने के लिए, वो क्या होते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं. Now the next topic is arrival of a European to India. अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रेड सेंटर. अब सी रूट तो मिल गया इंडिया का, सो द ट्रेड बिगिनस इन इंडिया एंड इन विद द अदर कंट्रीज़. तो यहाँ पे ब्रिटिश अराइव होते हैं और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रेड सेंटर, मतलब वो अपने बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए सेंटर बनाना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से उस सब की शुरुआत हुई है. तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत किसने की? द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया. एज यू नो कि सी रूट ढूंढा था वो खुद भी पोर्टुगीज सेलर था. तो सबसे पहले कौन आया? तो पोर्टुगीज. फॉर व्हाट? टू डू द ट्रेड विद द इंडिया. फॉर अ ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया. अब वो पहले आए इंडिया में, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? ट्रेड शुरू कर दिया विद द इंडिया. With a span of 100 years, the Portuguese took control of the several territory अब 100 साल हो गए, तो पोर्टुगीज ने कुछ बहुत सारी हमारी ऐसी टेरिटरी है जिसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था. तो वो जगह कौन सी थी? दीव, दमन, गोवा, कोचिन एंड मालक्का. ओके, सो दिस 5 आर द प्लेस वेयर द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल. यस, सो ऐसी जगह पे ये जो 5 प्लेसेस आपको बताई गई है, वहाँ पे पोर्टुगीज ने क्या कर लिया था? अपना कब्जा जमा लिया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोर्टुगीज. इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन अ ट्रेड. अब पोर्टुगीज 100 साल तक हमारे साथ बिजनेस किया उसने, ठीक है. उन्होंने 5 टेरिटरी के ऊपर कब्जा भी कर लिया. तो इससे इंस्पायर होके द डच फ्रॉम द हॉलैंड एंड द डैनिश फ्रॉम द डेनमार्क अराइव्ड इन इंडिया फॉर द ट्रेड. अब इनकी सक्सेस से इंस्पायर होके डच एंड द डैनिश पीपल केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड. भाई उन्होंने सोचा कि पोर्टुगीज इतना सक्सेसफुल हो सकता है तो हम क्यों नहीं, राइट. तो उन लोग पोर्टुगीज से सक्सेस से इंस्पायर होके वो इंडिया क्या करने आते हैं? तो वो भी ट्रेड करने आते हैं. The Portuguese people arrived in India for the trade. The Dutch people arrived. The Danish people arrived. सब आ गए. Now in the last who came? The English trader established the East India Company to carry out a trade with the India. अब English trader थे, उन्होंने क्या establish किया? तो East India Company. क्यों? To do a trade with the India. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to East India Company to carry out trade with the Eastern country. अब 1600 AD में तब किसका राज था? तो क्वीन एलिजाबेथ का ऑफ इंग्लैंड. उसने क्या किया? तो परमिशन दी. फॉर व्हाट? टू डू द ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्री. मतलब हमारी जो इंडियन कंट्रीज थी, मतलब ईस्टर्न कंट्री में कौन आता है? तो इंडिया आती है, राइट. उस कंट्री के साथ बिजनेस करने की, ट्रेड करने की परमिशन किसने दी? तो किंग एलिजाबेथ इन 1600 AD. So the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in सूरत. अब इसके कारण क्या हुआ? तो पहली शिप अराइव हुई. कौन सी? और उसका कैप्टन कौन था? तो विलियम हॉकिंस. वो कहाँ पर आया? तो सूरत. बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज. अब जब इंग्लिश ट्रेडर इंडिया आए टू डू द ट्रेड, डोमिनेंस एंड अपोजिशन किसने अपोज किया? पोर्टुगीज ने. वाई? ड्यू टू द डोमिनेंस, मतलब उनका जो प्रभाव होता है उसके कारण, एंड द अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज. और पोर्टुगीज ने क्या किया? पूरा अपोज किया दैट इंग्लिश पीपल आर नॉट गोइंग टू डू अ ट्रेड इन द इंडिया. दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश द ट्रेड देयर. अब सूरत में जब वो अराइव हुआ, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जब अपनी शिप के साथ सूरत अराइव हुआ, तो पोर्टुगीज पीपल ने अपोज किया और उन्होंने क्या बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू कैरीड आउट योर ट्रेड ओवर हियर. मतलब आप अपना ट्रेड यहाँ नहीं कर सकते हो और अपना ट्रेड सेंटर भी यहाँ पर नहीं बना सकते हो. बट फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर जहांगीर. बट लास्ट में कौन परमिशन देता है? जहांगीर. उस टाइम पे किसका राज चलता था? तो मुगल पीपल का. तो जहांगीर ने इस इंग्लिश ट्रेडर को, हमारे इंग्लिश ट्रेडर को क्या दिया? परमिशन दे दी दैट यू कैन डू अ ट्रेड इन इंडिया. Thus the British East India Company established
Its first trade center is also known as a Koti in Surat in 1613 AD. So at the finally जब जहांगीर ने परमिशन दे दी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टाब्लिशमेंट हुआ और सबसे पहला ट्रेड सेंटर कहाँ पे बना तो सूरत में. एंड ट्रेड सेंटर एट दैट टाइम इज ऑल्सो नोन एज अ कोठी. और कौन से ईयर में उन्होंने एस्टैब्लिश किया तो इन 1613 AD. सो दिस इज द अराइवल ऑफ द इंग्लिश ट्रेडर इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड. अब और कौन आया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर द ट्रेड इन 1668 AD. अब 1668 में कौन आया तो फ्रेंच आए. टू डू व्हाट टू डू अ ट्रेड विद द इंडिया. दे इवेंचुअली सेटअप द ट्रेड सेंटर एट. अब उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर कहाँ कहाँ पर बनाए माहे, काराइकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम. ये 5 जगह पे उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर बनाए टू डू अ ट्रेड विद द इंडिया. In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territory. अब 18th century में जो इंग्लिश और फ्रेंच थे वो किस चीज़ में बिजी थे तो अपने पूरे वर्ल्ड में अपना रूल जमाने के लिए वो बिजी थे. उन दोनों को क्या करना था पूरे वर्ल्ड पे राज करना था. तो दे आर बोथ बिजी एंड कॉन्स्टेंटली बिजी इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन द एंटायर वर्ल्ड एंड कॉन्करिंग मोर टेरिटरी. मतलब जो अलग अलग टेरिटरी थी उसको जीतने में लगे हुए थे कि भाई ये जीत लिया अब ये वाली टेरिटरी जीत ले लेते हैं. तो ये सब में वो लोग क्या थे बहुत बिजी थे. तो whom two are busy तो इंग्लिश and the French people were constantly busy in establishing the trade center in the world to rule in the entire world. Between 1746 and 1763, there were 3 Karnataka war between the French East India Company and the British East India Company. अब 1746 से 1763 के बीच में क्या हुआ तो 3 कर्नाटक वॉर हुए. किसके बीच में तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये दोनों के बीच में 3 वॉर हुए थे बिटवीन 1746 एंड 1763 इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट. अब इसमें कौन हार गया तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई. दस एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम ईजी. तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या ईजी हो गया तो अपना एक्सपांशन मतलब अपने एरिया को बढ़ाना उसके लिए क्या हो गया था ईजी बिकॉज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो हार गई. अब कौन बचा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उसके लिए नाउ द वर्क बिकम ईजी फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दस एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ द पावर मतलब अब किसके अंत में तो जो पावर के लिए वॉर हो रही थी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करने के लिए या मेरा पावर ज़्यादा है उसका कम है इसकी जो बैटल चल रही थी उसके एंड में कंक्लूजन क्या आता है द पोर्टुगीज वर लेफ्ट विथ दीव, दमन एंड द गोवा. अब पोर्टुगीज के पास सिर्फ 3 टेरिटरी रह गई दीव, दमन एंड द गोवा. French had the trade center at Chandranagar, Mahe, कराइकल एंड पौंडीचेरी. अब फ्रेंच के पास भी सिर्फ 4 ही सेंटर रह गए दैट इज़ चंद्रनगर, माहे, कराइकल एंड पौंडीचेरी. अब वो पूरे वर्ल्ड में एंटायर वर्ल्ड में उसको अपना राज चलाना था लेकिन लास्ट में क्या रह गई उसके पास सिर्फ 4 ही टेरिटरी रह गई. एंड द डच हैज़ टू लीव फॉर एवर. अब इसका तो कुछ रहा ही नहीं ना उसके पास एक भी टेरिटरी नहीं रही. तो डच को क्या करना पड़ा उसको इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ा बिकॉज उसका राज कहीं रहा ही नहीं था. जो वॉर चल रही थी अलग अलग कंट्री की इंडिया में टू गेट अ ट्रेड विद इंडिया तो उसमें पोर्टुगीज़ के पास दीव, दमन एंड गोवा रह गया. फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, कराइकल एंड पौंडीचेरी रह गया और डच को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जाना पड़ा. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर social science standard 9th and in our next lecture we will going to continue this chapter with another video. Thank you students.